हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। आज का जो टॉपिक है अशोक। अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो अशोक का जो शासनकाल रहा था 269 बीसी से 232 बीसी तक, या कहें 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक जो मगध की गद्दी पर बैठा तो वो उसका क्या नाम था? तो अशोक नाम था। और अशोक किस वंश से संबंधित थे? अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं। और मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके बाद जो गद्दी पर बैठे थे उनका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जो गद्दी प्राप्त की थी उसका नाम था अशोक। और अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार था। और बिंदुसार के बाद ही जो गद्दी प्राप्त की थी मौर्य वंश की या मगध साम्राज्य की, तो उसका नाम अशोक था। तो इस बात को अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी और दिव्य विधान के अनुसार और पिता का नाम बिंदुसार था। तो इन बातों को समझना है कि अशोक गद्दी पर कब बैठे। तो अशोक गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। और पूछा जाए अशोक की माता का क्या नाम था, तो अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। और दिव्य विधान एक पुस्तक है, उसके माध्यम से पता चलता है। और अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के जो पिता का नाम है बिंदुसार है। तो अशोक के पिता का क्या नाम है? बिंदुसार है। जब अशोक गद्दी पर बैठा था तो उसमें कहाँ का राज्यपाल था? अशोक गद्दी पर राजगद्दी पर बैठने के समय वह अवंती का राज्यपाल था। इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है कि जब अशोक गद्दी पर बैठा था या राजगद्दी पर बैठा था तो उस समय वह कहाँ का राज्यपाल था? तो वह उस समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक का एक नाम है देवनाम प्रियदर्शी। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो उल्लेख है कहाँ से पता चलता है कि अशोक का देवनाम प्रियदर्शी नाम भी था? तो इसका जो पता चलता है अभिलेखों के माध्यम से। किसके माध्यम से? अभिलेखों के माध्यम से पता चलता है कि अशोक का जो नाम है देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। और अशोक जो नाम है, जिस नाम से अशोक प्रसिद्ध हुए हैं, तो उस नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो मास्की अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से? मास्की अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख किया गया है। और एक भाब्रू अभिलेख है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। तो भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। अगर पूछा जाए कि अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है, इसका उल्लेख किस अभिलेख में है? तो भाब्रू अभिलेख में इस बारे में चर्चा की गई है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। तो पुराणों में क्या कहा गया? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। तो अशोक वर्धन नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पुराणों में अशोक वर्धन के बारे में नाम के बारे में पता चलता है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो जब शासन ग्रहण किया था, सिंहासन ग्रहण किया था, उसके 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो पूछा जाता है कि कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अशोक के द्वारा जो बनवाए गए शिलालेख थे, तो 13वां जो शिलालेख है उसमें पता चलता है। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि कलिंग का राजा उस समय कौन था? तो कलिंग का राजा पद्म नाम था। और कलिंग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था वह दया नदी पर लड़ा गया था। तो कलिंग युद्ध कहाँ लड़ा गया था? किस नदी पर लड़ा गया था? तो दया नदी जो थी वहाँ पर कलिंग युद्ध लड़ा गया था। यहाँ तक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर आपके कोई भी क्लास में डाउट रहते हैं तो उसके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और भैरी घोष की नीति छोड़कर धम्म घोष की नीति को अपना लिया था। पहले अशोक का मानना था कि अगर किसी भी बिंदु का जो निर्णय करना है तो वह युद्ध के माध्यम से ही निर्णय किया जा सकता है। लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने जो भैरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति को स्वीकार कर लिया। तो पूछा जाता है कि अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था वह किस युद्ध में हुआ? तो कलिंग युद्ध में हुआ था। पूछा जाए किस शिलालेख में इसके बारे में बताया गया? तो 13वां जो शिलालेख था अशोक के द्वारा बनवाया गया था या लिखवाया गया था, तो वहाँ से इसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ तक बात अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। एक कथन है जो प्लिनी का कथन है, उन्होंने कहा है कि मिस्र का राजा
फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय जिसको कहते हैं ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। तो प्लिनी ने बताया है कि मिस्र का राजा जो फिलाडेल्फस था उसने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। तो पूछा जाता है कि डियानीसियस नामक राजदूत किसके दरबार में आया था, उस समय राजा कौन था। तो उस समय जो अशोक थे और अशोक के समय ही डियानीसियस नामक एक राजदूत आया था। भेजा किसने था? फिलाडेल्फस। और फिलाडेल्फस कौन था? तो मिस्र का जो राजा था जिसको टालमी द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक बात अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। अगला बिंदु है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त कराई थी या बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कराई थी। तो उपगुप्त नामक शब्द भी याद रखना। उपगुप्त कौन थे? उपगुप्त जो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कराई थी तो उनका नाम था उपगुप्त। तो उपगुप्त नाम याद रखना है कि उपगुप्त कौन थे। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला बिंदु है, अगले बिंदु में कहा गया है अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। तो अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का। लेकिन एक कल्लड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें बताया जाता है कि अशोक जो था शैव धर्म का उपासक था। अशोक किस धर्म के उपासक थे? शैव धर्म का उपासक था। लेकिन निग्रोंथ के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ पे तीन बातें अलग अलग तरीके से कही गई हैं कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बाद में एक पुस्तक है राजतरंगिणी जो कल्लड़ के द्वारा लिखी गई, उसमें पता चलता है कि शैव धर्म का उपासक था। लेकिन निग्रोध के प्रवचन सुनकर अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने किस धर्म को बाद में अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो दीक्षा किससे ली थी? बौद्ध धर्म की उपगुप्त से दीक्षा ली थी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगला बिंदु है कि अरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो पूछा जाता है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो अरोरा लेख में मिलता है। अगला बिंदु है अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की और 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा तय की थी। तो अशोक ने एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा तय की थी और 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा तय की थी और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा तय की थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बोध गया की यात्रा तय की थी? तो 10वें वर्ष। और पूछा जाता है कि निगाली सागर की, तो निगाली सागर की 12वें वर्ष और लुम्बिनी की यात्रा जो तय की थी वह 20वें वर्ष तय की थी। तो यहाँ तक बात सभी समझ में आ गई होगी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम था, एक थी कर्ज, दूसरी थी चौपार, तीसरी थी सुदामा और चौथी थी विश्व झोपड़ी। इन नामों को अच्छे तरीके से भी आप लोग याद रखना है कि कौन कौन सी 4 झोपड़ियों का निर्माण करवाया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान कराई थी। तो पूछा जाता है कि नागार्जुन जो गुफा थी आजीविकों के रहने के लिए किसने प्रदान कराई थी? तो अशोक के पुत्र का नाम था दशरथ। तो उन्होंने प्राप्त करवाई थी या निर्माण करवाया था। आजीविकों के रहने के लिए जो गुफा बनवाई थी तो वो किसने? नागार्जुन ने बनवाई थी। और अशोक ने भी बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें के नामों के बारे में आपको अभी बताया गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। इस बात को भी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। तो अशोक ने क्या किया था कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो यहाँ तक बात आप लोगों के अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला बिंदु है कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने करवाया था?
तो भारत में शिलालेखों का जो प्रचलन सर्वप्रथम करवाया था वो किसने करवाया? अशोक ने करवाया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो अशोक के शिलालेखों में कौन कौन लिपियों के बारे में पता चलता है? तो ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक जैसी निम्न लिपियों के बारे में उल्लेख मिलता है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि किधर से किधर के लिए लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के जो अभिलेख थे वे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो शिलालेख था, एक गुहालेख था और एक स्तंभ लेख थे। तो इस तरीके से अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो यहाँ तक बात अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। और क्लास में अगर कोई भी डाउट रहते हैं तो उसके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो उसी ग्रुप में आपको क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त करा दी जाएगी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भेद हैं? एक शिलालेख है, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। पूछा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। और अक्सर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के जो शिलालेख थे उनकी खोज किसने और कब की थी? तो अशोक के जो शिलालेख थे उनकी खोज 1750 में किसने की थी? पैंथेलन ने की थी। इन बिंदुओं को भी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 14 है। तो कितनी है? 14 है। अगला बिंदु है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसने प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। और कब प्राप्त की थी? तो 1837 में प्राप्त की थी। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका आप लोग सभी लोग कमेंट के माध्यम से आप लोगों को आंसर देना है। अब कुछ निम्न बातें हैं जिनको जानेंगे कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख थे उनसे संबंधित विषय क्या थे। तो पहला जो शिलालेख थे जिसमें कहा गया है, इसमें पशु बल की निंदा की गई है। तो अशोक का जो पहला शिलालेख था उसमें क्या कहा गया है कि पशु बल की निंदा की गई है। पशु बल की हत्या नहीं करनी चाहिए, पशु की बलि नहीं लेनी चाहिए, यह अशोक के पहले शिलालेख में बताया गया है। अशोक का जो शिलालेख दूसरा था, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो अशोक का जो दूसरा शिलालेख था उसमें कहा गया है कि मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अशोक का जो तीसरा शिलालेख था, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। तो तीसरा जो शिलालेख है उसमें बताया गया कि राजकीय जो अधिकारी होते हैं वह उन्हें आदेश दिया गया था कि वह 5वें वर्ष के उपरांत साम्राज्य में घूमें। और इसमें एक और बात बताई गई कि धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है तीसरे शिलालेख में। चौथा जो शिलालेख था इसमें कहा गया है, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपनाया था। आपको हम बता चुके हैं कि जब कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जो पद्म नाम मतलब राजा के साथ हुआ था और दया नदी पर हुआ था। तो वहीं से क्या हुआ था कि जो अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था, भेरी घोष की नीति को उन्होंने त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया था। उसके बारे में किस शिलालेख में पता चलता है? तो चौथा जो शिलालेख था उसमें बताया गया है कि भेरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति को अपनाया था। लेकिन जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बारे में पता किसमें चलता है? हृदय परिवर्तन हुआ था, उसके बारे में पता किसमें चलता है? तो जो 13वां शिलालेख उसमें बताया गया है। तो यहाँ तक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चौथा शिलालेख समझ में आ गया। 5वां जो शिलालेख था इसमें कहा गया है कि इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। तो 5वां जो शिलालेख है उसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में पता चलता है। 6वां जो शिलालेख था इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो जो अशोक का 6वां शिलालेख था उसमें कहा गया है कि आत्मनियंत्रण, खुद की रक्षा करने की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां जो शिलालेख है अशोक की 7वां और 8वां जो शिलालेख है उसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि अशोक ने 12वें वर्ष, 20वें वर्ष और 10वें वर्ष निम्न स्थानों की यात्रा तय की थी। तो उसके बारे में 7वें और 8वें में बताया गया है। 9वां जो शिलालेख था, अशोक का 9वां शिलालेख था, इसमें सच्ची
भेंट और सच्चे श्रेष्ठाचार का उल्लेख मिलता है। तो पूछा जाता है कि सच्ची भेंट और सच्चे श्रेष्ठाचार का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो 9वां जो शिलालेख था उसमें मिलता है। जो 10वां शिलालेख है इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। तो 10वां शिलालेख है उसमें अशोक ने आदेश दिया है कि जो राजा है और जो उच्च अधिकारी हैं वे हमेशा प्रजा के बारे में सोचें। 11वां जो शिलालेख था इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। तो धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई? 11वां शिलालेख था उसमें धम्म के बारे में बताया गया है। 12वां जो शिलालेख है इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। 13वां जो शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का बाण है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। तो कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद अशोक का जो हृदय परिवर्तन था हो गया था, तो वो किस शिलालेख में बताया गया? तो 13वां जो शिलालेख था उसमें इस बारे में उल्लेख किया गया है। और इसी शिलालेख में 5 एवं राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे। 14वां जो शिलालेख है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि 14वां शिलालेख में कहा गया है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ लेख हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे एक प्रयाग प्रसिद्धि लेख था जो कौशाम्बी में स्थित था, जिसको अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित कराया था। तो पूछा जाता है कि प्रयाग प्रसिद्धि जो लेख था जो कौशाम्बी में स्थित था उसे इलाहाबाद में किसने स्थापित करवाया था? तो अकबर ने स्थापित करवाया था। एक और स्तंभ लेख था टोपरा स्तंभ लेख कहें, टोपरा स्तंभ लेख था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली स्थापित करवाया था। तो पूछा जाता है टोपरा स्तंभ लेख था जो टोपरा से कहाँ स्थापित करवाया था? तो दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, तो आप लोगों को दिल्ली लिख लेना है। क्या? दिल्ली। तो दिल्ली में स्थापित करवाया था। अगला है कि दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह दिल्ली लाया था। तो फिरोज शाह कहाँ लाया था? तो दिल्ली लाया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को अशोक के द्वारा बनवाया गया दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह दिल्ली लाया था। तो इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? तो कौशाम्बी जो स्तंभ लेख कहें अभिलेख कहें तो उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का जो 7वां अभिलेख सबसे लंबा और रोमई देही सबसे छोटा स्तंभ लेख था। तो अशोक का जो 7वां अभिलेख था सबसे लंबा और रोमई देही स्तंभ लेख सबसे छोटा स्तंभ लेख था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। अशोक के शासन के समय या प्रशासन व्यवस्था के समय जो सरकारी भूमि होती तो उसको क्या कहा जाता था? उसको सीता कहा जाता था। तो सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। और इस बात को भी याद रखना है अदेव मात्रक क्या था? अदेव मात्रक ऐसी भूमि थी जहाँ पर बिना वर्षा के भी अच्छी फसल उगाई जा सकती थी। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। तो अदेव मात्रक शब्द समझ में आ गया होगा कि अदेव मात्रक क्या था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ था। तो इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। तो उम्मीद है कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आपसे एक बार निवेदन है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है ज्ञानविद हिमालय उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर करें। और फिर अगर निम्न एग्जामों की जैसे श्रेष्ठा अटल आवासीय आश्रम पद्धति वाले जो विद्यालय हैं या नवोदय है, ऐसे विभिन्न एग्जामों की तैयारी आप बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब करके और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।